क्या आपने कभी गौर किया है कि आजादी की बातें सबसे ज्यादा वही लोग करते हैं जो जिम्मेदारी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं? क्या आपने सोचा है कि बराबरी की लड़ाई कब संतुलन से निकलकर दोषारोपण बन गई? क्यों आज हर रिश्ते की समस्या का जवाब सिर्फ एक शब्द में ढूंढ लिया जाता है, पितृसत्ता? क्या सच में हर महिला पीड़ित है या फिर हमें पीड़ित बने रहना सिखाया जा रहा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या आज का नारीवाद महिलाओं को मजबूत बना रहा है या उन्हें भ्रम में रखकर एक नई तरह की कमजोरी दे रहा है? आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सवाल पूछना भी अपराध बनता जा रहा है, जहां असहमत होना मतलब गलत ठहरा दिया जाना है, जहां सोचने से पहले प्रतिक्रिया देना सिखाया जा रहा है। और इसी शोर में कहीं दब जाती है सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश और आप देख रहे हैं ऑडियो बुक प्रकाश। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो तारीफ नहीं करती, जो सहमति नहीं मांगती, बल्कि सीधे सवाल करती है और शायद इसी वजह से असहज भी करती है। इस किताब का नाम है कलयुगी नारीवाद, जिसे लिखा है जयपनी सिन्हा राजपूत ने। यह किताब न तो महिलाओं के खिलाफ है न पुरुषों के पक्ष में। यह किताब उस सोच के खिलाफ है जो सुविधा के हिसाब से सिद्धांत बदल लेती है। यहां बात की गई है उस फेमिनिज्म की जो समानता से शुरू हुआ था लेकिन रास्ते में कहीं भटक गया, उस आजादी की जो अधिकार तो मांगती है लेकिन परिणाम स्वीकार नहीं करना चाहती, और उस समाज की जो सवालों से ज्यादा नारों पर भरोसा करने लगा है। अगर आप भी चाहते हैं कि बातें भावनाओं में नहीं तर्क में समझी जाए, अगर आप भी हर ट्रेंड को सच मान लेने से पहले एक बार रुककर सोचना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आते हैं जो सोचने पर मजबूर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी किताबें और ऐसी बातें ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम समझते हैं फेक फेमिनिज्म को। किसी भी बात पर चर्चा शुरू करने से पहले एक बात साफ होनी चाहिए, यह किताब आपको खुश करने के लिए नहीं लिखी गई है, यह आपको सही साबित करने के लिए भी नहीं लिखी गई। यह किताब सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि आप एक बार रुककर सोच सकें कि जो आप सच मानते आए हैं वो सच है भी या सिर्फ आदत बन चुका है। लेखिका शुरू में ही ये स्पष्ट कर देती है कि यहां किसी महिला को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं है, लेकिन अगर किसी सोच पर सवाल उठाने से आपको असहजता होती है तो शायद परेशानी सवाल में नहीं, आपकी उस सोच में है जिसे अब तक चुनौती नहीं मिली। आज के समय में एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द बन चुका है, हर जगह हर बात पर। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप एम्पावरमेंट को किस नजर से देखते हैं? क्यों वही आजादी जो आपको सुविधा दे आपको सही लगती है, और वही आजादी जो आपसे जिम्मेदारी मांगे आपको बोझ क्यों लगने लगती है? यही वो दोहरी सोच है जिस पर लेखिका सबसे पहला सवाल उठाती है। बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि जब मन करे तो नियम मानो और जब मन न करे तो नियम ही बदल दो। बराबरी का मतलब है अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक साथ स्वीकार करना। फेमिनिज्म की बात करें तो इसकी शुरुआत किसी युद्ध के लिए नहीं हुई थी। इसका जन्म बराबरी की मांग से हुआ था, काम में, सम्मान में और समाज में हिस्सेदारी में। लेकिन आज फेमिनिज्म को एक ऐसे औजार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है जिससे हर असहमति को दबाया जा सके। अगर कोई सवाल पूछे तो कहा जाता है तुम महिला विरोधी हो। अगर कोई तर्क दे तो कहा जाता है तुम पितृसत्ता से ग्रसित हो। यह सोच कब संवाद से निकलकर डर का माहौल बनाने लगी, यही असली चिंता है। लेखिका यहां एक बहुत सटीक उदाहरण देती है, मेंढक का, जो कुएं में रहकर उसी सीमित दुनिया को पूरा संसार मान लेता है। जब तक कोई बाहर की बात न करे सब ठीक लगता है, लेकिन जैसे ही कोई आईना दिखाए तो गुस्सा आने लगता है। आज सोशल मीडिया, वेब सीरीज और वायरल कंटेंट यही काम कर रहे हैं। बार बार एक ही तरह की तस्वीर दिखाकर उसे ही सच बना दिया जाता है। तेज आवाज, आक्रामक व्यवहार और मर्यादा तोड़ना, इन सबको ताकत का नाम दे दिया गया है, जबकि असली ताकत हमेशा आत्मनियंत्रण से आती है। लेखिका ये भी कहती है कि सशक्त दिखने और सशक्त होने में बहुत बड़ा फर्क है। जो इंसान अपने फैसलों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता
वो चाहे जितना शोर मचा ले, वो अंदर से कमजोर ही रहता है। यही से इस किताब की दिशा तय होती है। ये किताब आपको ये नहीं बताएगी कि किसे दोष देना है। ये किताब आपसे ये पूछेगी कि आप खुद कहाँ खड़े हैं। आज के समय में एक बहुत दिलचस्प चीज देखने को मिलती है। लोग कहते हैं हम मॉडर्न हैं, प्रोग्रेसिव हैं, ओपन माइंडेड हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये मॉडर्न सोच ज्यादातर वहीं तक जिंदा रहती है जहां तक उसे सुविधा मिलती है। मान लीजिए एक लड़की कहती है मैं इंडिपेंडेंट हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये बात सुनने में मजबूत लगती है, लेकिन वही लड़की अगर किसी मुश्किल समय में कहे अब परिवार को समझना चाहिए, अब समाज को साथ देना चाहिए, तो सवाल उठता है इंडिपेंडेंस सिर्फ अच्छे समय के लिए थी या बुरे समय की जिम्मेदारी भी उसी का हिस्सा थी? यही वो जगह है जहां एम्पावरमेंट और कन्वीनियंस आपस में गड़बड़ा जाते हैं। लेखिका एक सीधी बात कहती है, सशक्तिकरण का मतलब हर स्थिति में जीत जाना नहीं होता। सशक्तिकरण का मतलब है गलत फैसले की कीमत चुकाने की हिम्मत रखना। अगर कोई लड़का गलत चुनाव करता है तो समाज कहता है खुद चुना था, अब भुगतो। लेकिन जब वही बात लड़की के संदर्भ में आती है तो शब्द बदल जाते हैं। उसके साथ गलत हुआ, वो मजबूर थी, वो समझ नहीं पाई। सवाल ये नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। सवाल यह है कि मापदंड अलग अलग क्यों हैं। अब पैसे की बात करते हैं। आज आर्थिक आत्मनिर्भरता एक बड़ा नारा बन चुका है, लेकिन आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ खर्च करने की आजादी नहीं होता। कमाने, बचाने और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता भी होती है। अगर कोई कहे मेरी कमाई मेरी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है, तो ये बराबरी नहीं, ये चयनात्मक न्याय है। ऑफिस का उदाहरण लीजिए। बराबरी चाहिए सैलरी में, पोजीशन में, रिस्पेक्ट में। ये बिल्कुल जायज मांग है। लेकिन जब काम का दबाव बढ़े, लेट बैठना पड़े या अकाउंटेबिलिटी आए, तब अचानक कहा जाता है वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है। वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये नियम सिर्फ एक तरफ लागू क्यों होता है? अगर बराबरी की बात है तो बराबरी हर स्तर पर होनी चाहिए। लेखिका यहां एक बहुत साफ आईना दिखाती है। जब सिद्धांत अपने हिसाब से मोड़े जाने लगे तो समस्या आइडियोलॉजी में नहीं, नियत में होती है। आज सोशल मीडिया पर सफलता की तस्वीरें भरी पड़ी है। महंगे कपड़े, लक्जरी लाइफ, बिना संघर्ष की कहानी, और इन सब के साथ एक संदेश, देखो ये एम्पावरमेंट है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इस चमक के पीछे कितने फैसले लिए गए और उन फैसलों की क्या कीमत चुकाई गई। जब सफलता सस्ती लगने लगे तो समझ लीजिए या तो सच छुपाया जा रहा है या फिर आने वाली पीढ़ी को गलत सपना बेचा जा रहा है। लेखिका यही चेतावनी देती है, अगर हम आज सोचने से बचेंगे तो कल हालात हमें सोचने भी नहीं देंगे। और यही सवाल अब और गहरे होने वाला है। आज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमारे पास हर चीज के लिए समय है। फोन के लिए, रील्स के लिए, नाराज होने के लिए, लेकिन रिश्तों के लिए नहीं। एक घर का सीन सोचिए, 2 लोग साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे, दिन भर फोन पर बात होती है, लेकिन सामने बैठे इंसान से पूछने का वक्त नहीं कि तुम ठीक हो। जब सवाल उठता है कि रिश्ता क्यों बिगड़ रहा है, तो जवाब तैयार रहता है, समय ही कहाँ है। लेकिन यही लोग ऑनलाइन बहस करने के लिए घंटों निकाल लेते हैं। यहीं से गलतफहमी शुरू होती है। रिश्ते शब्दों से नहीं, मौजूदगी से चलते हैं, और जब मौजूदगी गायब हो जाए तो शक, शिकायत और आरोप अपने आप आ जाते हैं। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एक लड़का जो घर की जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद के साथ बड़ा हुआ, जिसे सिखाया गया कि मजबूत बनो, रोना कमजोरी है और शिकायत करना मर्दानगी के खिलाफ है। जब वही लड़का किसी रिश्ते में टूटता है तो उससे कहा जाता है मर्द हो, संभाल लो। कोई ये नहीं पूछता कि वो भी इंसान है, उसे भी तकलीफ होती है। अगर वो बोले तो कहा जाता है ड्रामा मत करो, अगर चुप रहे तो कहा जाता है कुछ महसूस ही नहीं करता। यही वो चुप पीड़ा है जिस पर शायद ही कभी बात होती है। आज हर असहज सवाल का एक आसान जवाब बना दिया गया है, पितृसत्ता। अगर किसी पिता की सोच सख्त है तो पितृसत्ता, अगर किसी पति से गलती हो जाए तो पितृसत्ता, अगर रिश्ते में तालमेल न बने तो भी पितृसत्ता।
लेकिन क्या हर गलती एक ही सोच से जन्म लेती है, या फिर हमने सोचना ही बंद कर दिया है? मान लीजिए कोई इंसान अपने फैसलों में गलतियां करता है, गलत साथी चुनता है, गलत समय पर भरोसा करता है। क्या हर गलत चुनाव के पीछे किसी और को दोष देना ईमानदारी है? लेखिका यही कहती है, अगर हम हर अनुभव को एक ही चश्मे से देखेंगे तो हमें वही दिखाई देगा जो हम देखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम दूसरों से वही अपेक्षा रखते हैं जो खुद पर लागू नहीं करते। हम चाहते हैं कि सामने वाला समझदार हो, लेकिन खुद बदलने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, लेकिन सुनना भूल जाते हैं। यही रिश्ते नहीं टूटते, यही सोच टूटती है। इस हिस्से में लेखिका पाठक को किसी निष्कर्ष पर नहीं ले जाती, बल्कि एक सवाल छोड़ देती है। क्या सच में हर समस्या का कारण बाहरी है, या कुछ जवाब हमें अपने अंदर भी ढूंढने होंगे? और यही सवाल अब और भी संवेदनशील जगहों तक जाने वाला है। अब बात उस जगह पहुंचती है जहां बहस सिर्फ विचारों की नहीं रहती, जिंदगी बदल देने वाले फैसलों की हो जाती है। शादी, कानून और आरोप तीनों जब एक साथ आ जाते हैं तो सच्चाई अक्सर सबसे आखिर में सुनी जाती है। एक साधारण सवाल से शुरुआत करते हैं, अगर नियम बदलते रहें तो सामने वाला समझे कैसे? एक लड़के को बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छा पति बनो, जिम्मेदार बनो, परिवार संभालो। लेकिन जब वो शादी के बाद उसी रिश्ते को समझने की कोशिश करता है तो उसे बताया जाता है, अब पुराने नियम नहीं चलते। ये बदलाव गलत नहीं है, समय के साथ बदलाव जरूरी है। गलत तब होता है जब बदलाव सिर्फ एक तरफ से अपेक्षित हो। अब जरा शादी की प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए। पहले रिश्ता, फिर भरोसा, फिर साथ निभाने का वादा। लेकिन आज कई जगह ये एक सौदे में बदल चुका है। योग्यता नहीं, भावनात्मक समझ नहीं, बल्कि सुविधा देखी जाती है। और जब ये सुविधा पूरी न हो तो रिश्ते की नींव हिलने लगती है। यहां कानून का प्रवेश होता है। कानून जो सुरक्षा के लिए बने थे, कानून जो जरूरी भी है। लेकिन जब कानून डर का औजार बन जाए तो न्याय और भय आपस में गड़बड़ा जाते हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा कि हर मामला झूठा होता है। ये कहना भी उतना ही गलत होगा जितना ये मान लेना कि हर आरोप सच होता है। समस्या ये है कि आरोप लगते ही जांच से पहले फैसला सुना दिया जाता है। नाम, इज्जत, करियर, सब कुछ एक झटके में खत्म। और सबसे खतरनाक बात, अगर आरोप झूठा भी साबित हो जाए तो भी जो नुकसान हुआ वो वापस नहीं आता। लेखिका यहां एक बहुत जरूरी बात कहती है, मदद का मतलब आंख बंद करके साथ देना नहीं होता। मदद का मतलब है सच तक पहुंचने की कोशिश करना। आज सिंपैथी भी एक ट्रेंड बन चुकी है। जो ज्यादा रोले, जो ज्यादा चीख ले, वही सही मान लिया जाता है। तथ्य बाद में देखे जाते हैं। इसे ही लेखिका केरफ्राइड कहती है, जहां संवेदना इतनी जल्दी परोसी जाती है कि सच्चाई कच्ची ही रह जाती है। अगर किसी को सच में सशक्त बनाना है तो उसे सही और गलत दोनों के लिए जवाबदेह बनाना होगा। केवल सहानुभूति देना सशक्तिकरण नहीं है। शादी कोई युद्ध का मैदान नहीं है जहां जीत हार तय हो। यह साझेदारी है जहां समझ, संवाद और जिम्मेदारी तीनों बराबर जरूरी है। लेकिन जब रिश्तों में डर घुस जाए तो प्यार टिक नहीं पाता। और जब कानून संवाद की जगह ले ले तो घर टूटने लगते हैं। यही वो बिंदु है जहां ये किताब भावना नहीं, विवेक की बात करती है। और अब बात और भी सीधे सवालों की ओर बढ़ने वाली है। अब जरा उस मानसिकता को समझते हैं जो अक्सर सबसे ज्यादा दिखाई देती है, लेकिन जिस पर सबसे कम सवाल उठाए जाते हैं, पीड़ित बने रहने की मानसिकता। एक साधारण सा दृश्य सोचिए। घर में कोई बहस होती है, दोनों तरफ से बातें कही जाती है, दोनों से गलतियां होती है। लेकिन कहानी जब बाहर जाती है तो पूरी तस्वीर नहीं जाती, सिर्फ एक पक्ष जाता है। और वो पक्ष होता है, मेरे साथ गलत हुआ। अब सवाल ये नहीं है कि किसी के साथ गलत हुआ या नहीं। सवाल यह है कि क्या हर असहमति, हर झगड़ा, हर मतभेद अपने आप में अत्याचार बन जाता है? लेखिका यही रुककर पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। अगर हर मुश्किल में खुद को पूरी तरह निर्दोष और सामने वाले को पूरी तरह दोषी मान लिया जाए तो सीख कहां से आएगी? मान लीजिए किसी शादी में दो लोग हैं। एक तरफ अपेक्षाएं हैं,
दूसरी तरफ सीमाएं। अगर अपेक्षाएं बढ़ती जाएं और सीमाओं को कभी समझा ही न जाए तो टकराव तय है। लेकिन जब टकराव होता है तो आत्ममंथन की जगह लेबल चिपका दिया जाता है। मैं बेचारी हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है। यहां लेखिका एक बहुत कड़वी लेकिन जरूरी बात कहती है। हर बार बेचारी बन जाना कमजोरी नहीं, लेकिन आदत बन जाना खतरनाक है। अब बच्चों की परवरिश को देखिए। किसी लड़की को बचपन से बताया जाता है, तुम खास हो, तुम्हें हर हाल में सपोर्ट मिलेगा, गलती भी करोगी तो कोई बात नहीं। सपोर्ट जरूरी है, हौसला जरूरी है, लेकिन अगर साथ में जवाबदेही न सिखाई जाए तो वही हौसला भ्रम बन जाता है। जब वही लड़की बड़ी होकर समाज से टकराती है और हर चुनौती पर कहती है, मुझे समझा नहीं गया, तो सवाल उठता है, क्या समाज हर व्यक्ति के लिए खुद को बदलेगा या व्यक्ति को भी समाज के साथ चलना सीखना होगा? यही बात रिश्तों में भी लागू होती है। शादी के बाद का जीवन फिल्मों जैसा नहीं होता। यहां रोज फैसले लेने पड़ते हैं, कभी झुकना पड़ता है, कभी समझाना पड़ता है। अगर हर समझौते को अपमान समझ लिया जाए तो रिश्ता साझेदारी नहीं, प्रतियोगिता बन जाता है। लेखिका यहां बिटिया रानी वाली सोच पर भी सवाल उठाती है। बेटी को देवी बना देना, लेकिन इंसान न समझना, यह भी एक तरह की नाइंसाफी है। देवी से उम्मीदें नहीं की जाती और इंसान से गलतियां भी स्वीकार की जाती है। समाज से अधिकार मांगना गलत नहीं है, लेकिन समाज के प्रति कोई दायित्व न मानना, यही असली समस्या है। अगर हर सुविधा चाहिए लेकिन हर जिम्मेदारी बोझ लगे तो ये सशक्तिकरण नहीं, सुविधाजनक सोच है। और यही आकर फेक फेमिनिज्म की तस्वीर साफ होती है, जहां बराबरी की बात तब तक सही लगती है जब तक उससे फायदा हो, और जहां नुकसान की आशंका हो वहां तुरंत पीड़ित होने का रास्ता चुन लिया जाता है। यह हिस्सा किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये बताने के लिए है कि असली ताकत खुद की भूमिका स्वीकार करने में होती है। और अब यही सोच एक और गहरी दिशा में आगे बढ़ने वाली है। अब जरा उन शब्दों की बात करते हैं जिन्हें आज सबसे ज्यादा गलत समझा जा रहा है। संस्कार, प्यार और सही चुनाव। अक्सर जैसे ही संस्कार शब्द बोला जाता है, कुछ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। उन्हें लगता है संस्कार मतलब बंधन, संस्कार मतलब रोकटोक, संस्कार मतलब आजादी की कमी। लेकिन एक पल रुककर सोचिए, अगर संस्कार वाकई गुलामी होते तो क्या हर सभ्य समाज पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सिखाने की कोशिश करता? मान लीजिए एक इंसान सड़क पर गाड़ी चला रहा है, उसे सिग्नल तोड़ने की पूरी आजादी है, कोई उसे रोक नहीं रहा, लेकिन वो रुकता है, डर से नहीं, संस्कार से, क्योंकि उसे पता है उसकी एक गलती किसी और की जिंदगी बिगाड़ सकती है। यही संस्कार है जो आपको सही और गलत का फर्क तब भी याद दिलाते हैं जब कोई देखने वाला नहीं होता। अब प्यार की बात करते हैं। आज प्यार को फिल्मों ने एक सपने की तरह बेच दिया है। पहली नजर, बिना समझ, बिना जिम्मेदारी, बस एहसास। लेकिन असल जिंदगी में प्यार इतना आसान नहीं होता। ये रोज का चुनाव होता है। हर दिन ये तय करना पड़ता है कि आप सामने वाले के साथ खड़े रहेंगे या नहीं। फिल्मों में कोई नहीं दिखाता कि जब पैसे कम हो, जब बीमारियां हो, जब थकान हो, तब प्यार कैसे निभाया जाता है। लेखिका यही सवाल उठाती है, क्या हम प्यार को समझना चाहते हैं या सिर्फ उसका नशा? कई बार लोग कहते हैं दिल ने चुना था, लेकिन दिल ने चुनते वक्त दिमाग से पूछा था क्या? मान लीजिए कोई इंसान बार बार गलत लोगों पर भरोसा करता है, हर बार वही कहानी, हर बार वही दर्द। फिर वो कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या वाकई किस्मत खराब है या चुनाव? यही बात शादी पर भी लागू होती है। शादी सिर्फ दो लोगों का साथ नहीं होती, ये दो सोचों का समझौता होती है। अगर सोच ही न मिले तो सिर्फ प्यार रिश्ता नहीं बचा सकता। अब माता पिता की भूमिका देखिए। अक्सर मां बाप अपने बच्चों से इतना जुड़ जाते हैं कि उन्हें हर तकलीफ से बचाना चाहते हैं। ये भावना गलत नहीं है, लेकिन जब यही लगाव बच्चों को जिम्मेदारी से दूर कर दे तो समस्या बन जाती है। अगर हर गलती पर मां बाप ढाल बन जाए तो बच्चा सीखता नहीं, वो सिर्फ बचना सीखता है। लेखिका यहां साफ कहती है, अच्छी परवरिश सिर्फ प्यार देना नहीं होती,
बल्कि सही समय पर सही सवाल पूछना भी होती है। संस्कार, सही चुनाव और वास्तविक प्यार, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर चुनाव भावनाओं से हो और परिणामों से भागा जाए तो जिंदगी बार बार एक ही जगह अटक जाती है। अगर हर नियम दूसरों के लिए हो और खुद के लिए छूट, तो समाज नहीं, अराजकता बनती है। ये हिस्सा ये बताने की कोशिश करता है कि आजादी और अनुशासन एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। असल आजादी तभी टिकती है जब उसके साथ जिम्मेदारी चलती है। और अब यहीं से बात समाधान और बदलाव की ओर बढ़ने लगती है। अब जरा उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग बात करना बंद कर देते हैं, जिम्मेदारी। क्योंकि आज हर कोई अधिकार की बात करता है, हर कोई आजादी की बात करता है, लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी शब्द आता है, लोग चुप हो जाते हैं या फिर उसे पुरानी सोच कहकर टाल देते हैं। लेखिका यहां एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहती है। अगर जिम्मेदारी बोझ लगने लगे तो आजादी भी बहुत देर तक खुशी नहीं दे सकती। मान लीजिए एक लड़की या लड़का कहता है, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूं। यह बात बिल्कुल सही है। हर इंसान को हक है कि वह अपने फैसले खुद ले। लेकिन सवाल यह है, क्या वह इंसान अपने फैसलों के नतीजे भी उतने ही हिम्मत से स्वीकार करता है? अगर कोई रिश्ता टूटे तो सारा दोष समाज पर। अगर करियर बिगड़े तो सिस्टम खराब। अगर भरोसा टूटे तो सामने वाला गलत। खुद के फैसलों की जिम्मेदारी लेना बहुत कम लोग चाहते हैं। यही सोच धीरे धीरे फेक फेमिनिज्म जैसी मानसिकता को जन्म देती है, जहां बराबरी नहीं बल्कि सुविधा चाहिए। बराबरी का मतलब ये नहीं कि जब मन किया तो नियम तोड़ दिए और जब सवाल उठा तो विक्टिम कार्ड खेल लिया। मान लीजिए एक ऑफिस में एक महिला और एक पुरुष एक ही गलती करते हैं। अगर सजा दोनों को बराबर मिले तो वही असली समानता है। लेकिन अगर गलती एक करे और जिम्मेदारी दूसरा उठाए तो वो न्याय नहीं, वो पक्षपात है। लेखिका ये साफ करती है कि नारी शक्ति का अर्थ कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता है। सच्ची ताकत वो होती है जो गलती होने पर उसे स्वीकार करे, सीखे और आगे बढ़े। अब समाज की भूमिका देखिए। समाज भी दोहरे मापदंडों में फंसा है। एक तरफ वो कहता है लड़कियां आगे बढ़े और दूसरी तरफ हर गलत फैसले के बाद उन्हें मासूम साबित करने लगता है। ये आदत लड़कियों को मजबूत नहीं, कमजोर बनाती है। क्योंकि जब आप किसी को हर बार बचाते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि वो खुद संभालने में सक्षम नहीं है। लेखिका यहां एक गहरा उदाहरण देती है। जिस तरह एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते समय आप हर पल पकड़कर नहीं रखते, कभी कभी गिरने देते हैं ताकि वह संतुलन सीख सके, उसी तरह समाज को भी सीखना होगा कि हर गलती पर ढाल बन जाना समाधान नहीं है। अब बात आती है सोशल मीडिया की। आज की कलयुगी सोच यही सबसे ज्यादा पलती है। एक अधूरी कहानी, एक तरफा वीडियो और तुरंत फैसला। लोग बिना सोचे टिप्पणी करते हैं, बिना जाने इंसाफ बांटते हैं। फेक फेमिनिज्म यही सबसे ज्यादा ताकतवर बनता है, जहां सच्चाई नहीं भावनाओं की जीत होती है। लेकिन भावनाओं से चलने वाला समाज बहुत जल्दी टूट जाता है। लेखिका कहती है सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन जवाब सुनने की हिम्मत भी उतनी ही जरूरी है। अगर हम सिर्फ वही सुने जो हमें अच्छा लगे तो हम सीखना बंद कर देते हैं। ये हिस्सा हमसे ये नहीं कहता कि महिलाओं की आवाज दबाओ, बल्कि ये कहता है कि आवाज के साथ विवेक भी जरूरी है। बराबरी का रास्ता टकराव से नहीं, समझ से बनता है, और बदलाव नारे लगाने से नहीं, सोच बदलने से आता है। अब जरा रुककर पूरी यात्रा को एक साथ देखिए। हमने ये नहीं सीखा कि महिला गलत है या पुरुष सही है। हमने ये भी नहीं सीखा कि फेमिनिज्म बुरा है। हमने जो समझा वो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। समस्या फेमिनिज्म में नहीं, समस्या फेक फेमिनिज्म में है। समस्या बराबरी की मांग में नहीं, समस्या उस सोच में है जहां बराबरी सिर्फ फायदे तक सीमित हो जाती है। लेखिका बार बार यही सवाल उठाती है, अगर आजादी चाहिए तो जिम्मेदारी से डर क्यों? अगर बराबरी चाहिए तो जवाबदेही से भाग क्यों? मान लीजिए एक लड़की कहती है, मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैं अपने फैसले खुद लूंगी। ये बात सशक्तिकरण है। लेकिन जब वही फैसला गलत साबित हो जाए और तब कहा जाए
समाज जिम्मेदार है, घर वाले जिम्मेदार हैं, परिस्थितियां जिम्मेदार हैं, तो वहां एम्पावरमेंट नहीं, वहां भ्रम है। असल ताकत तब दिखती है जब इंसान कहता है, हाँ, ये फैसला मेरा था और इसके नतीजे भी मैं ही झेलूंगी। लेखिका यही समझाती है कि मजबूत बनना मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि ईमानदार होना है खुद के साथ। आज की कलयुगी सोच हमें यह सिखा रही है कि सवाल पूछो लेकिन जवाब मत सुनो, आवाज उठाओ लेकिन सच मत स्वीकारो। और यही सोच समाज को दो हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ डर। फेक फेमिनिज्म इसी डर और गुस्से के बीच अपनी जगह बना लेता है, लेकिन असली फेमिनिज्म शोर नहीं करता, वो संतुलन सिखाता है। वो ये नहीं कहता कि पुरुष दुश्मन है, वो ये कहता है कि अन्याय दुश्मन है, चाहे वो किसी के साथ भी हो। लेखिका बहुत साफ शब्दों में कहती है, अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो पहले खुद से ईमानदार बनिए। हर बार विक्टिम बन जाना आपको कमजोर बनाता है, और हर बार बिना सोचे समर्थन कर देना समाज को अंधा बनाता है। बराबरी तब आएगी जब हम इंसान को उसके लिंग से पहले उसकी जिम्मेदारी से पहचानेंगे। जब सवाल पूछा जाएगा, तुम्हारा फैसला क्या था, और जवाब आएगा, मेरी जिम्मेदारी भी मेरी है, यही सोच समाज को आगे ले जाएगी। न कि ट्रेंड, न कि हैशटैग, न कि अधूरी कहानियां। और शायद यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। अगर ये ऑडियो बुक आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, अगर किसी एक भी लाइन ने आपके मन में सवाल पैदा किया हो, तो ये वीडियो यहीं सफल हो जाता है। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि ऐसी सोच जगाने वाली किताबें और लोगों तक पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, सोच बदलने वाली किताबें मिलती हैं। वीडियो को शेयर करें उस दोस्त के साथ जो हर बात को एक ही नजरिए से देखता है। और सबसे जरूरी, कमेंट में जरूर लिखिए, आपके हिसाब से फेक फेमिनिज्म और रियल इक्वालिटी में सबसे बड़ा फर्क क्या है। आपकी एक सोच किसी और की आंखें खोल सकती है। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे थे ऑडियो बुक प्रकाश। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए सवाल के साथ। तब तक सोचते रहिए, क्योंकि सोच ही असली ताकत है।